Hello guys, what's up? CA Shivam Agrawal this side and welcome to our YouTube channel. प्रीवियस क्लास में हमने दो क्वेश्चंस बॉन्ड एनालिसिस से कंप्लीट किए थे. आज की क्लास में भी हम दो क्वेश्चंस कवर करेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर से. ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल क्वेश्चंस है. ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव मैनर में एग्जाम्स में टेस्ट हो रहे हैं. तो ये सेम क्वेश्चंस आपको स्टडी मॉड्यूल में भी दिख जाएंगे, आरटीपीज में भी है एंड पास्ट ईयर पेपर्स में भी दिख रहे हैं. ठीक है, तो अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये पास्ट ईयर पेपर्स में से मैंने लिए रिवीजन पर्पस के लिए. ओके, तो देखो बिना किसी देरी के हम एक बार क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं. एसके लिमिटेड हैज अ सरप्लस कैश ऑफ ₹150 lakhs and wants to distribute 30% of it to the shareholders. Okay, the company decided to buy back shares. The company estimates that its share price after the buyback is likely to be 15% above the buyback price. ठीक है, the number of shares outstanding at present is 15 lakhs and the current EPS is ₹4. तो हमें जो भी डेटा गिवन था उसको हमने एक बार समझ लिया. क्या क्या डेटा है कि सरप्लस कैश कितना अवेलेबल है कंपनी का, उसमें 150 lakhs. ठीक है, उसमें से कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 30% शेयर होल्डर्स को. ओके, मतलब अपने शेयर्स बायबैक करना है कंपनी को. ओके, तो बायबैक का प्राइस पता नहीं है तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज करो x से, और वो बोल रहे हैं कि बायबैक करने के बाद जो कंपनी का शेयर प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, 15% ज्यादा रहेगा. ठीक है, तो अगर मैं बायबैक का प्राइस x अज्यूम कर रहा हूं तो बायबैक के बाद में जो कंपनी का शेयर प्राइस रहेगा वो क्या रहने वाला है, x प्लस 15% ऑफ x. तो डेट विल बी इक्वल्स टू 1.15x. ठीक है, अभी एट प्रेजेंट बायबैक के पहले नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने कंपनी के, 15 लाख, एंड करंट ईपीएस लेवल कितना है बायबैक के पहले, ₹4 पर शेयर. हमें देखो क्या क्या कंप्यूट करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फर्स्ट द प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी बॉट बैक. तो हमें बायबैक प्राइस पता करनी है. इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी ₹400 lakhs आफ्टर बायबैक. ठीक है, तो हमें बायबैक प्राइस पता करनी है प्रोवाइडेड दैट कि जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है आफ्टर बायबैक दैट शुड बी इक्वल्स टू ₹400 lakhs. तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप एक तरीके से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका एसएफएम में आता भी नहीं है. ठीक है, आपको सिंपल जो इक्वेशन बनाते आना चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, तो देखो हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं फास्ट. लेट सपोज करो बायबैक प्राइस हमने क्या अज्यूम किया था, x. तो लेट बायबैक प्राइस per share be x. Okay, then price of share after buyback वो क्या रहेगा, 15% ज्यादा था. ठीक है, x प्लस 15% ऑफ x, x प्लस 0.15 x, x प्लस 0.15x, तो क्या आ रहा है 1.15. क्लियर है यहां तक. ठीक है, अभी बायबैक के पहले नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने कंपनी के, 15 लाख. ठीक है, तो आफ्टर बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे वो हम एक बार फाइंड करते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 lakhs माइनस, ओके, कंपनी ने पूरे मिला के कितने शेयर्स बायबैक किए होंगे हम कैसे पता करेंगे. कंपनी के पास सरप्लस फंड्स कितना अवेलेबल था, 150 lakhs का, उसमें से कितना यूटिलाइज कर रही है बायबैक पर्पस के लिए, 30%. ठीक है, तो कितना हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाय 30%, ये आएगा 45 lakhs. ठीक है, 150 का 30% करोगे तो कितना आएगा 45 lakhs. एंड बायबैक प्राइस पर शेयर कितना है x, तो कंपनी ने कितने शेयर्स बायबैक किए होंगे. ठीक है, 45 lakhs डिवाइडेड बाय x, ये 150 मल्टीप्लाइड बाय 30% डिवाइडेड बाय x. समझ में आ गया. ये क्या चीज है, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक बाय द कंपनी. ओके, तो हमें तो ये चाहिए था ना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक. तो क्या रहेगा, जितने पहले थे 15 लाख माइनस जितने अभी हमने बायबैक कर लिए, कंपनी ने जितने बायबैक कर लिए. ठीक है, तो कितना रहेगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 30% डिवाइडेड बाय x. तो ये आ रहा है 15 माइनस 45 डिवाइडेड बाय. क्लियर है. मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चीज होता है, कैसे फाइंड करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन.
प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक शेयर का प्राइस अभी क्या चालू है और कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है कंपनी के, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कंपनी का मार्केट कैप आ जाएगा। ओके, तो प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो बायबैक के बाद कितना है, 400 लैक्स है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक प्रोसेस कितना है, 400 लैक्स, ठीक है। प्राइस पर शेयर हमने फाइंड कर लिया है कि बायबैक के बाद कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस कितना रहेगा, 1.15x, ओके। तो 1.15x मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे बायबैक के बाद में, ये भी हमने फाइंड कर लिया है, कितना रहेगा 15 माइनस 45 बाय एक्स, 15 माइनस 45 बाय एक्स, ठीक है। हमारा इक्वेशन बन गया, एक ही अननोन है x, वो हमें मिल जाएगा और वही तो हमें फाइंड करना था। ओके, देखो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 400 इज इक्वल्स टू 1.15x मल्टीप्लाइड बाय 15, 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ओके। तो ये आ रहा है 17.25x माइनस 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये आ रहा है 51.75, ओके। 1.15x मल्टीप्लाइड बाय 45 बाय x, तो x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो कितना आ रहा है 51.75, ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 400 प्लस 51.75 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना हो गया 451.75 इज इक्वल्स टू 7.25x, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 451.75 डिवाइडेड बाय 17.25, ओके। 451.75 डिवाइडेड बाय 17.25, तो अगर मैं दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करता हूं तो ये आ रहा है ₹26.19, ठीक है। तो बायबैक प्राइस पर शेयर कितना आ गया, ₹26.19, क्लियर है। तो एकदम सिंपल सी चीज थी, हमने क्या करा, बायबैक प्राइस हमें फाइंड करना था तो उसको हमने x एज्यूम कर लिया, तो बायबैक के जस्ट बाद कंपनी के शेयर का प्राइस क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, 15% ज्यादा है, तो कितना हो गया 1.15x। अभी बायबैक के पहले कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे कंपनी के, 15 लाख, ठीक है। तो बायबैक के बाद कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे वो भी हमने फाइंड कर लिया था, कितना आया तो 15 माइनस 45 बाय x, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो कैश यूटिलाइज कर रही है बायबैक के लिए कितना है, सरप्लस फंड्स का 30%, तो कितना हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाय 30%, एंड बायबैक प्राइस कितना था x, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने बायबैक किए होंगे 45 बाय x, ओके। इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक प्रोसेस कितना रहेगा, 15 माइनस 45 बाय x, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें पता था बायबैक के बाद कितना रहेगा, तो उसके थ्रू क्या होगा, हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसमें हमारा एक ही अननोन था x और वो x की वैल्यू कितनी आ रही है 26.19, ओके। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, द नंबर ऑफ शेयर्स डेट कैन बी बॉट बैक, और जैसे आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, अब तो क्या है सेकंड वाले पार्ट का आंसर तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर था, सेकंड वाले पार्ट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स डेट कैन बी बॉट बैक, इधर ही देखो हमने देखा था नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाय 30% डिवाइडेड बाय x, अब तो हमें x की वैल्यू मिल गई है तो आंसर भी डायरेक्टली आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इज इक्वल्स टू 45 lakhs डिवाइडेड बाय x की जगह कितना 26.19, ओके। तो आंसर हमारा लैक्स में आने वाला है 45 डिवाइडेड बाय 26.19, तो ये नियर अबाउट आ रहा है 1.718 lakhs, ओके, या 1.72 lakhs, अगर हम दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते तो 1.72 lakhs, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक दैट इज नियरली इक्वल टू 1.72 lakhs, ठीक है। वहां पे बता देना कि हमने क्या कर रखा है, सभी आंसर्स को दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रखा है, ओके। देन थर्ड, तीसरा पार्ट क्या था, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ दिस बायबैक ऑन द ईपीएस अज्यूमिंग दैट द नेट इनकम रिमेन्स द सेम, ठीक है। बायबैक प्रोसेस होने के बाद कंपनी का अब अर्निंग पर शेयर कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है, तो उसके थ्रू हम इंपैक्ट बता पाएंगे कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वैसे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें एक अजम्पशन क्या लेना है कि नेट इनकम क्या है, सेम है, तो बायबैक के पहले जो कंपनी का नेट इनकम था वही बायबैक के बाद भी, तो नेट इनकम कंपनी का बायबैक के पहले कितना था वो हम इजीली निकाल सकते हैं,
ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना था बिफोर द बायबैक प्रोसेस, 15 लाख, एंड ईपीएस लेवल कितना था बायबैक प्रोसेस के पहले, 4। ओके, उसके थ्रू देखो क्या आ रहा है, नेट इनकम बिफोर बायबैक कितना हो गया, 15 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, कितना आ गया, 60 lakhs। एकदम सिंपल है ना ये चीज। ईपीएस यानी क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है आपका, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी पता था और ईपीएस लेवल भी पता था, तो क्या हो गया, नेट इनकम क्या रहेगा, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो कितना आ गया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, 60 lakhs। ओके, और बायबैक प्रोसेस के बाद भी नेट इनकम हमें कितना मानना है, सेम ही रखना है, 60 lakhs। ओके, तो देखो अब आंसर कैसे निकालेंगे इसका, थर्ड वाले इसका, नेट इनकम आफ्टर बायबैक वो कितना रहेगा, जो बिफोर बायबैक नेट इनकम था उसके बराबर ही, यानी कितना, 60 lakhs। ओके, इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक, ठीक है, ये कितना रहेगा, 15 लाख शेयर्स पहले आउटस्टैंडिंग थे बायबैक के पहले, ठीक है, और कितने शेयर्स कंपनी ने बॉट बैक कर लिया था, ये हमने अभी फाइंड किया सेकंड वाले पार्ट में, 1.72 lakhs, 15 माइनस 1.72। ओके, बायबैक के पहले 15 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे और कंपनी ने कितने शेयर्स बायबैक कर लिए, 1.72 lakhs, 15 माइनस 1.72 कितना आ रहा है, 13.28 lakhs। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर द बायबैक प्रोसेस दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13.28 lakhs। ओके, तो अब ईपीएस क्या रहेगा, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, आफ्टर बायबैक। तो ये रहने वाला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक। तो नेट इनकम कितना है, 60 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक कितना है अभी, 13.28। तो कितना आ रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 13.28, तो ये आ रहा है 4.52, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4.52, ठीक है। ये तो ऐसे भी ऑब्वियस सी बात थी कि ईपीएस बढ़ेगा क्योंकि नेट इनकम क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बायबैक के बाद जो है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और न्यूमरेटर तो बट क्या है, इतना ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इस वजह से क्या ईपीएस तो बढ़ने वाला ही था, बट कितने से बढ़ गया, पहले 4 रुपए था, अब कितना हो गया, 4.52 हो गया। ओके, कितने का फर्क आ रहा है, 0.52 रुपीज का, ठीक है। इंक्रीज इन ईपीएस कितना, 4.52 माइनस 4 कितना हो गया, रुपीज 0.52 पर शेयर। तो थर्ड वाले पार्ट का भी हमने आंसर दे दिया, ठीक है। तो एकदम ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्या है, इक्वेशन फ्रेम करते आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट वो इक्वेशन फ्रेम करते हैं वहां पे आ गया, ठीक है, वो इजीली यहाँ पे 8 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकता है। और इक्वेशन फ्रेम करने के लिए क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक कितने थे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक प्रोसेस कितने रहेंगे, ठीक है। तो वो कैसा रहेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बायबैक प्रोसेस माइनस नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक बाय द कंपनी। और क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा था कि कितना फंड्स यूटिलाइज कर रही है कंपनी बायबैक प्रोसेस के लिए, जितना उसका सरप्लस फंड्स अवेलेबल उसका 30%, और बायबैक प्राइस आपको एक्स एज्यूम करना रहेगा, ठीक है। तो कितना शेयर्स बॉट बैक कर लिया कंपनी ने, 150 मल्टीप्लाइड बाय 30% डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो बस जैसे ही आपने ये फाइंड कर लिया कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक कितना हो गया, 15 माइनस 45 बाय एक्स, 15 माइनस 45 बाय एक्स, और आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला पता है, प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो उससे क्या होगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनते ही एक ही अननोन है एक्स और उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। और पहले पार्ट का आंसर आ गया तो सेकंड और थर्ड पार्ट तो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। पहले पार्ट का आंसर नहीं आएगा तब तक आप सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर फाइंड ही नहीं कर पाओगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का है, ठीक है। मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस, और ये जो क्वेश्चन था सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के हिस्से था। ओके,
तो सिक्योरिटी एनालिसिस में वैसे भी दो ही क्वेश्चन है स्टडी मॉड्यूल के अंदर, एक आपका ईएमए के ऊपर बेस्ड है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और एक है रन्स टेस्ट के ऊपर, ठीक है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रहा है, रन्स टेस्ट का क्वेश्चन ऐसा अभी तक तो एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। बट वो क्वेश्चन भी एग्जाम में टेस्ट कर सकता है, ठीक है। बट वो ये पूरा मैकेनिकल सा है, आपको पूरी स्टेप्स पता होना चाहिए। ईएमए के में भी वही सेम चीज है, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए पूरा, तो आंसर आ जाएगा। और रन्स टेस्ट में भी सेम है, फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो क्या है आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। अभी तो मैं जो क्वेश्चन कवर कर रहा हूं वो ईएमए का है। अगर आपको रन्स टेस्ट का क्वेश्चन का भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। वरना हम नेक्स्ट क्लास में जो है अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके, हमने अभी 3 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए मॉड्यूल के हिसाब से, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ये लास्ट क्वेश्चन बस अभी हम कर रहे हैं। देखो क्या क्या डेटा गिवन यहां पे भी, क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ निफ्टी इंडेक्स फ्रॉम 3rd to 12th डे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी 2022 वेयर एज फॉलोज, ठीक है। तो हमें टेबल में पूरा डेटा गिवन है। उसके बाद द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर 2021 वाज 17,174. Okay, you are required to calculate first the value of exponent for 15 days EMA, ठीक है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, जो स्मूथिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक्सपोनेंट जिसको हम बोलते हैं। उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2/n+1। फॉर्मूला पता नहीं है, आप बिल्कुल भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिकल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले पता है, हार्डली क्या है, एक 6-7 मिनट के अंदर आपका इस पूरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 15 डेज ईएमए दैट इज इक्वल्स टू 2/n+1, 2/n+1। यहाँ पे n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, जो कि कितना है यहाँ पे 15, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आंसर फाइंड ही कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम डिनोट करते हैं a से, स्मॉल a से। ओके, तो स्मॉल a, ठीक है, एक्सपोनेंट दैट इज इक्वल्स टू 2/n+1 वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे कितना आ गया, 2/15+1 यानी कितना आ रहा है, 2/16, 2 डिवाइडेड बाय 16 जो कि आ रहा है 0.125। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो आंसर आ गया। सेकंड, द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी ड्यूरिंग द अबव पीरियड कैलकुलेशंस टू बी डन अप टू 2 डेसिमल्स ओनली। उसने क्लियरली क्वेश्चन में बता दिया, सबसे बढ़िया पार्ट होता है कि आपको कुछ भी असम्पशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, उसने खुद नहीं बता दिया। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, पूरी वर्किंग करनी है। ओके, अब इसके लिए क्या होता है, आपको टेबल का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। और टेबल का फॉर्मेट पता होने के पहले भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि ईएमए कैसे फाइंड करते हैं, प्रेजेंट का मतलब करंट डे का ईएमए कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या रहेगा, ईएमए एट टाइम टी, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे का ईएमए, ठीक है, ईएमए एट टाइम टी दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ईएमए एट ए टाइम t-1 मतलब पहले वाले दिन, ठीक है। जैसे मुझे आज ईएमए फाइंड करना है तो उसके पहले वाले दिन ईएमए कितना था, प्लस एक्सपोनेंट, ठीक है, मतलब स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय, देखो कौन से दो चीज का डिफरेंस है, प्राइस एट ए टाइम टी, ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट ए टाइम t-1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, ये जो प्राइस एट टाइम टी है, इसका मतलब क्या है, हमारे क्वेश्चन में निफ्टी का लेवल उस पर्टिकुलर डे कितना है, ठीक है, जिस दिन हम ईएमए फाइंड कर रहे हैं उस दिन निफ्टी का लेवल कितना है क्लोजिंग में, ठीक है, वो चीज, माइनस उसके पहले वाले दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना था, एंड ए मतलब क्या है, एक्सपोनेंट, ओके, जिसका वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था फर्स्ट वाले पार्ट में। ओके, यहाँ पे देखो अब हम टेबल बनाएंगे, तो पहला कॉलम रहेगा डेट का, ठीक है, सेकेंड कॉलम रहेगा क्या चीज गिवन है, निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, तो निफ्टी इंडेक्स लेवल, इसको हम डिनोट कर रहे हैं पीटी से। ओके, इसके बाद अब देखो आगे के कॉलम्स आपको कैसे बनाने, तो एक थर्ड कॉलम आपका कौन सा बनेगा, ईएमए का, प्रीवियस डे का ईएमए जो है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर प्रीवियस डे। ओके, इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, ईएमए और सब्सक्रिप्ट में t-1। अब क्या चाहिए था हमें, इसका डिफरेंस चाहिए था, तो फोर्थ वाला कॉलम जो रहेगा, ठीक है, इसको अगर मैं नाम दे दिया कॉलम 1, देन कॉलम 2, कॉलम 3, तो कॉलम 4 क्या रहेगा, PT माइनस
EMA T माइनस 1, ठीक है। तो फोर्थ वाला कॉलम डेट इज इक्वल्स टू सेकेंड वाला कॉलम माइनस थर्ड वाला कॉलम, ठीक है। ये जो डिफरेंस आया था फिर इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट से। तो फिफ्थ वाला कॉलम रहेगा A मल्टीप्लाइड बाय PT माइनस EMA T माइनस 1, ओके। तो फिफ्थ वाला कॉलम डेट इज A का वैल्यू कितना आया था हमारा 0.125, तो फिफ्थ वाला कॉलम जो है डेट इज इक्वल्स टू 0.125 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ वाले कॉलम की जो फिगर्स है वो, ओके। एंड सिक्स्थ वाला जो कॉलम है ये क्या चीज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट टाइम t, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, सिक्स्थ वाला कॉलम डेट विल बी इक्वल्स टू EMA एट टाइम t माइनस 1, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा कॉलम था, थर्ड वाला कॉलम, प्लस A मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में PT माइनस EMA T माइनस 1, जो कि हमारा कौन सा कॉलम है, फिफ्थ वाला कॉलम। तो थर्ड कॉलम प्लस फिफ्थ कॉलम, तो बस टेबल में क्या आपको 6 कॉलम बनाने हैं, आपका आंसर अब आ जाएगा, ठीक है। तो फास्ट देखो यहाँ पे डेट लिखते जा रहे हैं, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6th, 7th और बाद में 10, 11, 12, ठीक। तो 3 जनवरी, 4 जनवरी, ओके, ईयर क्या है 2022, देन 5th जनवरी, 6th जनवरी, 7th जनवरी था, उसके बाद क्या है 10, 11, 12, ओके। इसके बाद में जो सेकंड वाला कॉलम है उसको फिल कर देंगे, निफ्टी इंडेक्स लेवल कितना है, ठीक है, हर दिन, तो 17,626, उसके बाद 17,805, 17,925, 17,746, 17,813, उसके बाद क्या हो रहा है 18,003, उसके बाद 18,056, ओके, एंड लास्ट में था 18,212, ठीक है। EMA फॉर प्रीवियस डे, यहां पे समझना 3 जनवरी 2022 के जस्ट पहले कौन सा दिन है, 2 जनवरी 2022, ठीक है। उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको एज सच गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हम मान रहे हैं कि जो दिसंबर मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज आपको गिवन है, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 वाज 70,174, ठीक है। इसको ही हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 17,174। अब उसने दिया तो नहीं था ना आपको कि 2 जनवरी 2022 का EMA आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं था, बट आपको क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाइड था, सिंपल मूविंग एवरेज उसके पहले वाले मंथ का, ठीक है, दिसंबर मंथ का। तो उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे का EMA मान लेंगे पहली वाली डेट के लिए, कितना है 17,174, ओके। अब देखना ये वाला कॉलम पूरा फिल नहीं कर सकते पहले, तो अब क्या करना है, पूरा एक एक रो कंप्लीट करते जाना। देन अब क्या है, फोर्थ वाला कॉलम में जो फिगर्स आएगी डेट विल बी इक्वल्स टू सेकंड वाले कॉलम की फिगर माइनस थर्ड वाले कॉलम की फिगर, तो 17,626 माइनस 17,174, ओके, 452। देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 से, ये आ गया 56.5, ओके। एंड इसको अब क्या करेंगे, थर्ड वाले कॉलम में जो फिगर था और फिफ्थ वाले कॉलम में जो फिगर उसको ऐड कर देंगे, तो 56.5 प्लस 17,174, ये आ रहा है 17,230.5, ये 17,230.5, क्लियर है। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, हर रो की फिगर्स हम फाइंड करते जाएंगे, तो फास्ट करते जाना। 17,230.5, ठीक है, 17,230.5, अब क्या हो गया 17,805 माइनस 17,230.5, इसको कर रहे तो ये आ रहा है 574.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.125, ये आ रहा है 71.81, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते जा रहा हूं मैं।
और 71.81 प्लस 17,230.5 आ रहा है 17,302.31। ठीक है, ऐसे ही करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर आगे का पार्ट आप स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, स्किप मत करो, ठीक है। बट उसके बजाय क्या है, आप भी क्या करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो और पूरा की पूरा टेबल फटाफट फिल कर लो। ओके, तो अब इसके बाद क्या रहेगा, इधर लिख देंगे 17,302.31, देन 17,925 माइनस 17,302.31 आ रहा है 622.69। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.125, ये आ रहा है 77.84। ओके, 77.84 प्लस 17,302.31 ये आ रहा है 17,380.15। ओके, इसके बाद वाला रो जो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 17,746 माइनस 17,380.15 ये आ रहा है 365.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 विच इज इक्वल्स टू 45.73। ठीक है, फिगर्स लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 17,925 के बाद 17,746 ही था क्या? एक बार मैं कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये आ रहा है 45.73। तो 45.73 प्लस 17,746 ये आ रहा है 17,380.15 प्लस 45.73 या 17,425 17,425.88। ठीक है, बहुत कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है और कुछ भी नहीं है, तो बहुत मैकेनिकल सा प्रोसेस है, बट इंपॉर्टेंट क्या, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो क्या है, फटाफट कर लेंगे, और वो फटाफट करने के चक्कर में क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और एकदम ध्यान से करो, भलाई से 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा बट 8 मार्क पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन के अंदर, बिल्कुल भी वैसा। देन इसके बाद देखो अब ये आ गया 17,425.88। तो 17,813 माइनस 17,425.88, तो डिफरेंस आ रहा है 387.12। इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपोनेंट से जो कि 0.125 था, ये आ गया 48.39। देन 48.39 प्लस 17,425.88 ये आ रहा है 17,474.27। ओके, 17,474.27 डिफरेंस फाइंड कर लो। तो डिफरेंस आ रहा है 528.73 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 कर दिया, तो यार 66.09। अब इसमें ऐड कर दी 66.09 प्लस 17,474.27, ये 17,474.27, तो यार 17,540.36। ठीक है, डिफरेंस फाइंड कर लो फिर से, 18,056 18056 माइनस 17,540.36, तो आ रहा है 515.64। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 0.125 जो कि आ गया 64.46 एंड ऐड कर दो 64.46 प्लस 17,540.36 दैट इज 17,604.82। ठीक है, 17,604.82 आखिरी वाला रो है।
18,212 माइनस 17,604.82, ये आ रहा है 607.18 मल्टीप्लाइड बाई 0.125, जो कि आ गया 75.90, और ऐड कर दो अब 75.90 प्लस 17,604.82, ये आ रहा है 17,680.7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया। ओके, तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पता करना था निफ्टी का अबाव पीरियड के लिए पूरे। ओके, तो हर डेट का हमने ईएमए पता कर लिया। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम जो है हमारा आंसर। ओके, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड कोई भी हालत में आपकी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशंस के अंदर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जो कि क्या है पूरा फॉर्मूला बेस्ड वगैरह, तो आप क्या करो उसको सबसे पहले सॉल्व करके निपटा दो। स्टार्टिंग में क्या है कि जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, 8 मार्क भी पक्के हो जाएंगे, और क्या है सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस बिल्कुल कम रहती है, क्योंकि तब आप इतनी हड़बड़ी नहीं करोगे। और वही अगर ये क्वेश्चन आप लास्ट के लिए रखते हो तो क्या चीज होगा, हड़बड़ाहट के चक्कर में टाइम कम बचा है, उस चक्कर में क्या है 8 मार्क का सिंपल क्वेश्चन था जो पूरे के पूरे मिल सकते थे, बट कोई सिली मिस्टेक हो गई। और यहाँ पे देखो एक जगह भी सिली मिस्टेक हो गई, जैसे लेट सपोज करो आपने सेकंड वाली फिगर गलत निकाली, तो यहाँ पे अगर आपने सेकंड वाली फिगर गलत निकाली तो आगे की सब फिगर्स भी क्या होगी आपकी गलत हो जाएगी। ओके, तो पूरा की पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बस। लास्ट पार्ट देखो क्या है, एनालाइज द बाय एंड सेल सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशंस। ये तो वैसे भी देखो बहुत इजीली क्या चीज समझ में आ रहा था, निफ्टी इंडेक्स आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 17,626, बाद में 17,805, 17,925 एंड सो ऑन। ठीक है, हर बार क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है आपका, तो उससे भी एक आइडिया लग रही थी क्या है कि हमने निफ्टी इंडेक्स को बाय करना चाहिए। ठीक है, बट ये तो क्या था नॉर्मल था, ईएमए फाइंड करे बगैर हम क्या कर रहे थे कि इंटरप्रिटेशन लगा रहे थे। बट ईएमए फाइंड करके अब देखो हम कैसे बताएंगे कि ये जो करंट लेवल है निफ्टी इंडेक्स का, ठीक है, हर दिन आप चेक करो निफ्टी इंडेक्स का जो करंट लेवल है वो क्या है, उसके ईएमए से ज्यादा है। जैसे पहले दिन कितना है 17,626 और ईएमए कितना है उस दिन का 17,230.5, दूसरे दिन भी 17,805 है निफ्टी इंडेक्स का लेवल और ईएमए कितना है उस दिन का 17,302.31, तीसरे दिन भी क्या 17,925 और ईएमए कितना है 17,380.15 एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो करंट निफ्टी इंडेक्स का लेवल है वो क्या है उसके उस दिन के ईएमए से ज्यादा ही है। ठीक है, उस दिन हम जो ईएमए फाइंड कर रहे हैं उससे वो ज्यादा है, तो हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि निफ्टी इंडेक्स को बाय करना चाहिए, उसमें हमने लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये थर्ड वाले पार्ट का आपका आंसर हो गया। क्लियर है? यहां पे क्या रहेगा बाय सिग्नल। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है कि करंट निफ्टी इंडेक्स लेवल, ठीक है, ऑन एवरी डेट इज ग्रेटर देन द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज ऑन डेट, दैट इज व्हाई वी आर रिकमेंडिंग टू बाय निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, वैसा तो बाय सिग्नल यहां पे। तो ये भी 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बट बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है, तो वही है, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। फॉर्मूले वगैरह बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए फॉर्मूले लिखने के अंदर भी, और फॉर्मूला सही लिख दिया तो बाद में उसके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारे पूरे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं मॉड्यूल के हिसाब से, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा मर्जर्स। ओके, उसके बाद में हम जो करेंगे वो रहेगा पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, और बाद में रहेगा फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स। वैसे करके हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में जो है थियरी वाले जो चैप्टर्स आपके सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस वगैरह, वो इस ऑर्डर में हम पूरा पढ़ेंगे। तो अभी रहेगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन, उसके बाद रहेगा पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड। ठीक है, वैसे भी देखो क्या है क्लस्टर बनते हैं इसका, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, इनको साथ में पढ़ा जाता है वैसे। देन उसके बाद में पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद में फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स, और आखिरी में बाद में आपके थियरी टॉपिक्स। इस ऑर्डर में हम पूरा पढ़ें। तो ये जो हमने कवर किया है 3 चैप्टर, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये अराउंड 20 मार्क्स के लिए, मिनिमम से मिनिमम 20 मार्क्स के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज होती है एंड पूरे 20 में से 20 मार्क यहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद जो है मर्जर एंड एक्विजिशन, वो भी सिंपल सी चीज है। ठीक है, उसका क्वेश्चन 12 मार्क के लिए जनरली आता है। ठीक है, 8 मार्क का तो पक्का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी 8 मार्क का नहीं आता तो फिर 12 मार्क का वो लोग टेस्ट करते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। उसके बाद पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, वो भी अराउंड 20 मार्क के आसपास आपको पूछेगा। उसके बाद फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स मिला के आएगा 35 मार्क्स के अराउंड, और बाद में आपका रहेगा थियरी पोर्शन। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, देन रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, इससे रिलेटेड 16 मार्क का। तो ऐसे पूरा 100 मार्क्स का आपका ये बाइफिकेशन होता है। ओके।
होप सो आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और ये रिवीजन सीरीज जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी एसएफएम के रिवीजन के लिए, ठीक है। और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा होगा कि हम इजीली स्कोर कर पाएंगे। एंड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पहले देख के हो जाने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके देख के हो जाते हैं तो पक्की बात है 60+ तो आपके मार्क्स आने ही वाले, ठीक है, या उससे ज़्यादा ही आएंगे, 60 से कम तो बिल्कुल ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट की बराबर से रिविजन हो रही है एंड क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके देख के हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये रिवीजन सीरीज आपको हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी आपने क्या करना है, प्रेस कर देना है, जिससे आपको जब भी मैं रिवीजन सीरीज का कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।